applied mechanics. So this applied mechanics is a combination of two words. First one is applied and second one is mechanics. So what is mechanics? मैकेनिक्स फोर्स या बलों के कारण वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन होता है। अगर वो रेस्ट की स्थिति में होती हैं तो वो उनमें मोशन होने लगता है, और अगर मोशन में है तो रेस्ट भी हो सकता है या स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है। तो मैकेनिक्स इस विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी बॉडी पे लगने वाले बलों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the action of forces on bodies. When this science is applied in engineering, then it is called applied mechanics, or application of this mechanics is called applied mechanics. That is applied mechanics. So applied mechanics का आगे स्टडी करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो कि इसमें यूज़ होते हैं, वो जानना आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टिकल। सो पार्टिकल may be defined as a body of very small dimension or say negligible dimension, but it has some mass. Second one is rigid body. Rigid body may be defined as a combination of a large number of particles. Large number of particles, and the position of these particles is fixed with respect to one another. Next is say elastic body. हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो वो बॉडी जिसमें इलास्टिसिटी होती है, यू कैन से दैट इज़ इलास्टिक बॉडी। या किसी बॉडी पे फोर्स लगाने से अगर उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है और फोर्स हटाने के बाद वो डिफॉर्मेशन ख़त्म हो जाता है, बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट आती है, तो ऐसी सारी बॉडीज़ को इलास्टिक बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी और इलास्टिक बॉडी में बेसिक डिफरेंस यही है कि रिजिड बॉडी का शेप और साइज फोर्स लगाने से चेंज नहीं होता है, जबकि इलास्टिक बॉडी का शेप और साइज फोर्स लगाने से चेंज हो जाता है, और जैसे ही फोर्स हटाते हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती हैं। नेक्स्ट, मैटर। What is matter? So we can say that matter is anything, almost everything we are surrounded with that occupies space and possesses mass. So everything in the world is called matter, क्योंकि हर चीज़ एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, छोटा से छोटा पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या बड़े से बड़ा पार्टिकल, कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मास। मास बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे उस बॉडी के बारे में पता चलता है कि उसमें कितना मैटर है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट मास इज द मेजर ऑफ मैटर इन ए बॉडी। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यदि कोई बॉडी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में
अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है या उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, तब हम कहते हैं वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। और किसी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी की स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि वो गति की अवस्था में है या स्टेट ऑफ मोशन में है। We all know about scalar and vector quantities. So scalar quantity में को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटीज़ में आएंगे मास, लेंथ, टाइम एट्सेट्रा। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल हैं फोर्स। फोर्स को व्यक्त करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। सो फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितने मीटर से कोई वस्तु डिस्प्लेस हो रही है और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, इस एरो की जो लंबाई होती है वो इसका मैग्नीट्यूड शो करती है और जो एरो का हेड होता है वो इसकी डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स का वेक्टर है। मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स है, तो ये 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो एरो मार्क है इसको हम और आगे एक्सटेंड कर देंगे। सो दिस विल बी नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हम बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, सेकेंड इज डायनामिक्स। स्टैटिक्स के अंतर्गत हम रिजिड बॉडीज़ पे लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं जबकि वो बॉडीज़ स्थिर अवस्था में हों। और डायनामिक्स के अंतर्गत हम बॉडीज़ पे लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं जबकि वो बॉडी मूवमेंट में हो। नाउ डायनामिक्स को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पिंड की सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं और उस पर लगने वाले बलों को इग्नोर कर देते हैं, लगने वाले बलों पर विचार नहीं करते हैं। परंतु काइनेटिक्स में हम गति के साथ साथ पिंड पर लगने वाले बलों पर भी विचार करते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स। फोर्स या बल एक ऐसा कारक है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि किसी बॉक्स में, मान लीजिए ये बॉक्स है, हम इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं तो ये बॉक्स
खिसक करके यहाँ पे पहुँच जाता है। मीन्स इस बॉक्स की स्थिति में परिवर्तन हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया फोर्स, इस फोर्स के कारण। यहीं पर अगर कोई एक दीवार है, उस पर हम एक फोर्स लगाते हैं, पर ये दीवार खिसकती नहीं है, तो क्या है, खिसकी तो नहीं, परंतु खिसकी क्यों नहीं? क्योंकि इसको खिसकाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है शायद हमने उतना बल नहीं लगाया, परंतु हमने जो भी बल लगाया वो बल इसको खिसकाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए ये भी फोर्स है। इसलिए हम फोर्स को इसी तरह डिफाइन करते हैं कि फोर्स is the agency which change or tends to change the state of rest or state of motion of a body। किसी भी फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इस बॉडी पे हमने कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया? एफ मैग्नीट्यूड का, एफ न्यूटन का फोर्स लगाया। इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है ये, एरो मार्क इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इस एरो के अलॉन्ग हम लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, और ये इसका एरो हेड है, वो लाइन ऑफ डायरेक्शन है। और ये जिस पॉइंट पे ये बॉडी से टच हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं, जो एरो टच हो रहा है वो है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन टेंसाइल फोर्स एंड नंबर टू कंप्रेसिव फोर्स। टेंसाइल फोर्स वो होते हैं जो किसी बॉडी को खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये बार है ए बी, इस पर हम कुछ इस तरह से फोर्स लगा दें, इस डायरेक्शन में एक एफ फोर्स लगा दें और पॉइंट बी पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दें, तो ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी अलग अलग हैं। ये फोर्स पॉइंट ए पर एप्लीकेबल है और ये वाला फोर्स पॉइंट बी पर अप्लाई हो रहा है। डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये इस बॉडी ए बी को खींचेंगे बाहर की तरफ। सो ये टेंसाइल फोर्स का एक एग्जाम्पल है। सिमिलरली इस बॉडी ए बी पर अगर हम फोर्स कुछ इस तरह से लगाएं, पॉइंट ए पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दें और पॉइंट बी पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दें, फोर्स एफ, इक्वल मैग्नीट्यूड है एफ, बट डायरेक्शन अपोजिट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों फोर्सेस का अलग अलग है। सो ये फोर्स क्या करेंगे, इस बॉडी को पुश करेंगे, मीन्स कंप्रेस करेंगे, इसलिए ये कंप्रेसिव फोर्स का एग्जांपल है। Principle of transmissibility. It states that if a force acting at a point on a rigid body may be considered to act at any other point on its line of action, then there will be no change in on the state of the body. For example, ये कोई जनरल बॉडी है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है जिस पर एक फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है। इसका डायरेक्शन ये है, एरो हेड से दिखाया हुआ है, और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। अब हम क्या करें, एक पॉइंट बी लेते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर इसी एफ मैग्नीट्यूड के और इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग दो फोर्स लगा देते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये एफ लग रहा है, ये एफ लग रहा है। चूँकि ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इस बॉडी के स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो मोशन में रहेगी। नाउ वी कंसीडर दिस फोर्स एंड दिस फोर्स।
तो हम देख रहे हैं ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अगेंस्ट में ये फोर्स एफ मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में है और ये एफ मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा कौन सा फोर्स, दिस है, जिसकी डायरेक्शन ये है, जो कि इस पहले वाले फोर्स के बराबर था और सेम डायरेक्शन में है। और बॉडी पे हम पहले ही देख चुके हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा है बॉडी की स्टेट पे। इसका मतलब किसी फोर्स को, इस फोर्स को हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रांसफ़र कर दिया बिना बॉडी के स्टेट पे कोई चेंज लाए। इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं।